सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मोन्टाज आपको ये बता रहा था कि आज शायद हमने आज़ादी मार्च पर फोकस रहना है, लेकिन इस आज़ादी मार्च ने इब्तिदा में ही कुछ इतना मुझे ज़ाती तौर पर मायूस कर दिया कि अब मैं इसे आखिरी स्टोरी बना करके आपके सामने डिस्कस करूँगा। इससे पहले कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना पड़ेगा आज के प्रोग्राम में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हुकूमत ने जो तोप चलाई है, मोदी को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया है। मोदी ने हमारे सरों पर से उड़ते हुए सऊदी अरब पधारना था। बताया गया है कि ये हमने कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज रजिस्टर कराते हुए ये फ़ैसला किया है, और चूँकि यौम सियाह भी आज हमने मनाया इस हवाले से, तो ये एक हमारी काविश भी उस सिलसिले में समझी जा सकती थी। हंसी आई मुझे। हंसी इसलिए आई कि फिर ये करतारपुर का जो टंटा खड़ा किया गया है, ये किस लिए? वज़ीर ख़ारजा, जिनको यही नहीं पता कि उनके नाक के नीचे दफ्तर ख़ारजा में हरीम शाह दरवाज़े पे लात मार के घुस गई है, वो बता रहे थे कि करतारपुर राहदारी भारतीय सिख भाइयों के लिए तोहफ़ा है। भाई, आपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से जो वोट लिए थे और उनके साथ जो टाइम पास कर रहे हैं, उनको छोड़ करके सिख भाइयों के पास क्या करने गए हो? ये एक अजीब लतीफ़ा है, लेकिन चूँकि आजकल लतीफ़ों का दौर है, इसलिए इस लतीफ़े पर हम तफसीलन बात करेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल करके। अफ़वाज पाकिस्तान, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने होने का बाज़ाब्ता बाकायदा ज़बरदस्त एहसास दिलाते हुए 7 माह में 60 भारतीय सूरमाओं को अपने तौर पर इन्वर्टेड कॉमास में जहन्नम वासिल किया। 2 तैयारों का भी पोस्टमार्टम हमने फरमाया। इस हवाले से नरेंद्र मोदी की वो रोती बिसोरती वीडियो देख करके दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, जिसमें वो ताबूतों के सामने खड़े होकर के अपने तौर पर अपने सूरमाओं को श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे थे। ये देखिए आप, ये माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी विकेट मैंने ले ली। अगली स्टोरी हमारी है दफ्तर ख़ारजा किराए पर। हरीम शाह के बाद, यानी टिकटॉक गर्ल के बाद, अब एक टिकटॉक बॉय भी सामने आ गया। हरीम शाह ने जो कुछ किया था और जो गुल खिलाए थे दफ्तर ख़ारजा में घुस करके, अहमद नामी एक नौजवान भी अब सामने आया है। उसने भी वहाँ जा कर के उस जैसी हरकतें तो खैर नहीं की, वरना अजीब चीखें निकल जाती। बहरहाल उसने कुछ तस्वीर वगैरह का कुछ सेशन वहाँ मुनक़्क़िद किया था, और उसने ये बता दिया कि अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस दौर हुकूमत में जिसका दिल चाहे वो मुँह उठा करके पार्लियामेंट लॉजेस, दफ्तर ख़ारजा या कहीं पर भी ऐसे घुस सकता है कि जैसे आप पड़ोसी के घर में भी नहीं घुस सकते। इससे ज़्यादा जमहूरियत आपको कहाँ मिलेगी? कोई है? लगता है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म है जो इतना ब्रैकेट में बाइख्तियार हो। लगता है कि इस मुल्क में कोई वज़ीर ख़ारजा है जो चेतावनी देता पड़ा हुआ है। किसको? इंडिया को। ये लग बात कि इंडिया सीरियस नहीं ले रहा उसको। कैसे सीरियस लेगा? मैं यहाँ बैठ करके सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि हरकतें ऐसी नहीं हैं। ये देखिए, ये नाइटी पहन करके जो जहाँ घूम रही हैं, ये हमारे एन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। जो औरत, इल्ला माज़ल्ला खैर, ये औरत बिलावजह तुमने दिखा करके मुझे ड्रैग कर दिया, यार ये तो मेरा मौजू नहीं था। ये ऑन एयर स्क्रीन पे नाइटी पहन के घूम रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेहतर है कि मैं अगली उस पर कूद जाऊँ। आज़ादी मार्च शुरू, पता नहीं शुरू हुआ या ख़त्म हुआ है, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ की बौखलाहट जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी है। हुकूमत ने जो भंड मारा है वो ये कि उन्होंने हाफिज़ हमदुल्ला साहब को अफ़गानी करार दे दिया। अब ये तो पूरे सिस्टम के खिलाफ, पूरी हुकूमत के खिलाफ, पूरे रियासती इदारों के खिलाफ एक बाज़ाब्ता FIR कटवाई है, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ बाय द वे। अगर हाफिज़ हमदुल्ला अफ़गानी थे तो उन्हें सेनेटर बनने की मजाल कैसे हुई? हमारा सिस्टम, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियाँ, हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें क्या जग मार रही थी कि एक अफ़गानी वहाँ से उठ करके आ गया और हमने उसे सेनेटर तक बनाया, हमने उसे सीनियर वज़ीर तक बनाया। गज़ब खुदा का। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक गिरफ्तारी के 2 पहलू हैं। इस गिरफ्तारी के 2 पहलू हैं। हुकूमत ने ये कहा है कि ये अमन को गारत करने की कोशिशों का हिस्सा थे, इस वजह से किसी नुक्से अमन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। एक हमारे यहाँ ये अजीब हवा चली, अजीब फ़ज़ा चली है कि जो फ़ौज को गाली दे वो सूरमा होता है। ये बहादुरी का कौन सा मेयार हमने मुकर्रर किया है, मेरी समझ में नहीं आया।
बहादुर अगर आप हैं तो सरहद पे जा करके लड़ लें भाई। बहादुर अगर आप हैं तो ये सियासी जमातों में बैठ करके सियासतदान मुंह काला कर रहे होते हैं, ज़रा उनके खिलाफ भी थोड़ी सी आवाज़ उठाइए। वहाँ तो जमहूरियत का दस्तरखान बिछता है और आप सब बैठ करके रोटियां तोड़ रहे होते हैं। सब का मतलब मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल अक्सरियत तो ऐसी ही कर रही है। अपनी आखिरी डिफेंस लाइन को गाली दे करके और आप अगर ये समझते हैं कि आप अपने घरों में महफूज रहेंगे, यार हद हो गई है खुदा की कसम। और अगर कोई मुझे किसी इदारे का, या चलिए खुल करके कह देता हूँ, एजेंसियों का परवरदा होने का ताना देना चाहे तो भाई मुझे इस पर तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अगर कोई मुझे ये कहे कि आप एजेंसियों के टाउट हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के हाथों बिक गए, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अफवाज पाकिस्तान के हाथों अगर बिक गया तो क्या हुआ, चलो मेरी इतनी कीमत तो है। बेहतर है कि मैं किसी सियासतदान, वो सियासतदान जिसके कहीं ना कहीं इल्ला माज़ल्ला कुछ और किस्म के कनेक्शन हैं उनके हाथों बिकने से, कि मैं अपने वतन के लिए इस्तेमाल तो हो रहा हूँ। मौलाना का कंटेनर बहरहाल कराची में रह गया। फैसल जावेद खान ने अपने तौर पर फप्ती कसी। उन्होंने कहा भाई कंटेनर वगैरह की मालूमात आपको अगर चाहिए थी तो आप हमसे रुजू करते। कंटेनर बल्कि हम आपको दे सकते थे, क्योंकि हमने तमाम फ्लाईओवर्स, तमाम ब्रिजेस नाप करके और बनाए थे, तो ये काम तो आपको करना चाहिए था। ताहम इस पर JUI का जवाबुल जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही जवाब फ़ज़ाओं में आया होगा कि ये कंटेनर जिन्होंने बनवा करके दिया था उनको तो बाहर नौकरी मिल गई और आपने अभी तक ये वापस नहीं किया। ये तो खुद इदारों के लिए सवालिया निशान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत तगड़ा, आज हमारे साथ दोबारा शर्फ़ गुफ्तगू हासिल करेंगे डॉक्टर असद अशरफ साहब, सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ हमें एक और डॉक्टर, दो मौलिजों के बीच में आज मैं फंस गया हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। कोशिश करूँगा कि इलाज वगैरह की सहूलत इस्तेमाल किए बगैर अपने मौजू पर लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। सबसे पहले PTI का वर्जन लेने के लिए मैं जाता हूँ रमेश कुमार साहब। सर ये मुझे बताइएगा, हुजूर सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको पेश करता चलूँ। आज माशाल्लाह आज आप अपना एक त्यौहार मना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे, हुजूर वाला। लेकिन ये खुशियों में ये जो रंग में भंग डाला है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये मोदी को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने ना देना और फिर दूसरी तरफ बार बार करतारपुर की जो है डुगडुगी बजाते रहना, ये कुछ मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं है, मुतनाज़ मामला नहीं है? नूर अल आरफीन, शुक्रिया फॉर योर बेस्ट विशेस। और मैं आपके चैनल की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं पूरी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से रहने वाली कौम को मैं पेश करूंगा। और मैं समझता हूं ये दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है और ये सबके लिए खुशियां लेके आए, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, हर जगह पे। अब रही बात आपके इशू की कि आप कहते हैं कि मोदी को, मैं समझता हूं ये जो आज इक़दाम किया गया, मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस वक्त उन्होंने आर्टिकल 35, 370 की बात की, जब उन्होंने ये कर दिया इंडिया ने, तो हमें उसी टाइम एग्रेसिव चीज़ें आगे करनी चाहिए थी इस हवाले से, मगर हमने उसको स्लोली लिया। मगर आज भी अगर उन्होंने इजाज़त हमने नहीं दी तो ये अच्छी बात है। रही बात करतारपुर की, मैं समझता हूँ करतारपुर की ओपनिंग जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनके लिए नुकसानकार है। इस वजह से सिख कम्युनिटी का पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है और इस वजह से सिख कम्युनिटी चाहती है, और वहाँ पे जो इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान के एहतजाज के अंदर कश्मीर के हवाले से आप देखें हर जगह पे वो हर जगह पे वो हाज़िर और नाज़िर होते हैं। और यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है करतारपुर के साथ। इस वजह से करतारपुर की ओपनिंग हो रही है और वो तकरीबन अभी पाए तकमील तक पहुँच चुका है। ये इशू डिस्कस हुए थे कि करतारपुर को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि करतारपुर को एज इट इज़ हम आगे जारी रखते हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, जब रिलीजियस टूरिज़म की बात बढ़ती है तो करतारपुर से भी बड़े बड़े तीर्थ यात्रा यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे अजमेर शरीफ का अगर आप देखें रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर, आप हिंगलाज का जो आस्थान है जो बलूचिस्तान में है, या टेरी का जो आस्थान है जो करक में है, ये बहुत बड़े आस्थान है। पहलाजपुरी का मंदिर है, मुल्तान में है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रिलीजियस टूरिज़म बढ़ना चाहिए। मेरी जब वहाँ पे विज़िट हुई थी मैंने यही सारे बातें की थी
कि हमें ट्रेड, ट्रैवल और रिलीजियस टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए। Right, मगर sir. हालात दोनों मुल्कों के बीच में सर, इतने थोड़ा सा तवक्कुफ की एक्सट्रीम इस्तदा लेवल करते तक हुए चले गए हैं मैं कि अभी मुस्लिम लीग ट्रेड भी नवाज रुक के गया, पास ट्रैवल जाऊंगा। भी रुक गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए मैं मुस्लिम लीग नवाज के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, सर आज ऑन एयर कह लेने दीजिए, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप लड़के लग रहे हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद ना होते तो मैं वाकई ये समझता कि कोई नौजवान आके बैठ गया है। मेरी तहनीत कबूल फरमाइए हुजूर वाला। सर ये मुझे बताइए, आज वज़ीर आज़म साहब ने मौका गनीमत जान करके एक और वीडियो स्टेटमेंट दाग दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरी कह रहे हैं भाई हमें कोई काम नहीं है कि हमें बैठना भी है, कोई और दूसरे काम भी हैं, भारत को ललकारना भी है, उनकी जूतेबाजी भी करनी है। आप फारिग हैं तो आपने हमें भी फारिग समझ लिया। दूसरी बात, सिराजुल हक साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया, कह रहे हैं वज़ीर आज़म को कश्मीर के लिए मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा। मोहम्मद बिन कासिम तो वो अपोजिशन के लिए भी बने हुए, सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम और पता नहीं क्या क्या। ये क्या क्या बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म को, और एक वक्त में वज़ीर आज़म के लिए ये कैसे मुमकिन होगा कि इतने सारे किरदार वो बैक वक्त निभा सकें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं अपने भाई रमेश कुमार को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज खुशी का दिन भी है, और हम यौम सियाह भी मना रहे हैं। कश्मीर पे आज के दिन भारत ने कब्ज़ा किया था। आपने अभी बात की है करतारपुर की और टूरिज़म की, तो ये बिल्कुल ये एक अच्छी बात है कि हमें रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी का बल्कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो हैं, बुद्ध मज़हब के जो हैं, उन लोगों को भी, ताकि लोगों को यहाँ आने की आसानी हो और अपनी रिलीजियस करने की हो। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो कश्मीर के साथ खड़े होने का जो बात है, इससे आगे बात होनी चाहिए, क्योंकि हम 72 साल से सिर्फ उनके साथ खड़े ही हैं, जबकि भारत जो है वो अमली इक़दामात शुरू से करता आ रहा, और आखिरी हमला जो उसने किया है वो आपकी शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। और आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम को कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको रोड मैप दूंगा। आज 80 दिन हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा। एक इस्लामाबाद में सरीना होटल के सामने कर्फ्यू क्लॉक के अलावा कोई प्रैक्टिकल काम इस हुकूमत ने नहीं किया सवाए ज़बानी कलामी के। और ये मौका सिर्फ इस चीज़ का नहीं है, बल्कि कश्मीर के दोनों साइड के लोग इस वक्त पाकिस्तान से और पाकिस्तानी हुकूमत से और पाकिस्तानी अवाम से और हमारी फ़ौज से ये तवक्को करते हैं कि कोई प्रैक्टिकल काम भी करें, ताकि उनकी इस जो भारत उन पे जुल्म व सितम कर रहा है उसका। आज ही प्राइम मिनिस्टर का मैं देख रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हमें ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। 72 साल से इतनी डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो चली गई है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा। आपकी ऑडियो फैसिलिटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आप तक आता हूँ मैं। इस दौरान में रमेश कुमार साहब से मैं ज़रा जनरल नॉलेज की एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हुजूर वाला, ये मैंने अपने इंट्रो में भी पूछा था, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था इसका, कि सिख बरादरी से किए गए वादे को तो वफ़ा कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने। सर ये पाकिस्तानी मुसलमानों से, पाकिस्तान के वोटर्स से भी बहुत सारे वादे किए थे। बिलावल साहब का ये एक स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गलत बात है। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, नया पाकिस्तान भयानक ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं, इससे तो पुराना पाकिस्तान अच्छा था। सर ये सरहद के उस पार वाले सारे वादे वफा कर देंगे, सिर्फ यू टर्न हमारे ही मुकद्दर में रह गए। नूरुल आरफीन, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट कमिटेड है और गवर्नमेंट चाहती है, मगर हालात को देखते हुए और कंडीशंस देखते हुए जहां जहां वो वायदे पूरे कर सकती है वो कर रही है। जहां जहां पे मुश्किलात हैं तो वहाँ पे लाजमी है हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि हमने ये वायदा पूरा नहीं किया है। मगर जहाँ पे आदमी कर सकता है उसके लिए बिल्कुल कोशिश होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। मगर एक विल ज़रूर मौजूद है, मगर विल के साथ जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या जो जो वायदे किए हुए हैं, आपने नौकरियों की बात की या घरों की बात की, मैंने आज थोड़ी सी मैं स्टडी कर रहा था कि जिन जिन मुल्कों के अंदर क्राइसिस आया है वो मुल्क तब भी बड़े हैं जब उन्होंने
अपने इसकी कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा आगे उन्होंने अपने उसको जो प्रोमोट किया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस वक्त बैठ गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम के साथ 40 फैक्ट्रियां जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं कि किस तरीके से वो पूरी इकोनॉमी को वो सिस्टम चलाता है। तो बहुत इजी काम है ये घरों के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आवाम रहती है, आज भी कंजेस्टेड घर हैं। अगर ये आसानी से ये चीज़ें चलती हैं तो मुल्क का पहिया भी चल सकता है, और मगर इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं समझ नहीं सका हूँ कि अभी तक इतनी क्यों जो है इस हवाले से देर हो रही है। वहाँ पे नौकरियाँ भी हो सकती है, वहाँ पे घर भी बन सकते हैं, उसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जाना पड़ता है, बैंकों के लिए जाना पड़ता है। हर जगह पे कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसको हम उस कमेंटमेंट को हम पूरा नहीं उतर सकते। थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त करते हुए डॉक्टर असद अशरफ के पास जाऊंगा। असद साहब, सर अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये पूछने की इजाज़त चाहूँगा। पूरी हो रही है, कम से कम उसको आप करने दें। राइट सर, राइट सर। हुजूर वाला असद अशरफ साहब, सर ये वैसे जी अब बात करते करते जब मंजिल आई है तो मुझे एहसास हुआ कि ये जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त कहा जा सकता है इस शिकवे को, उमूमी तौर पर तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है। नौकरियां तो मिल रही हैं, देखें फवाद चौधरी को मिल गई, फयाज चौहान को मिल गई, जितने सारे वज़रा हैं उन सबको तो नौकरियां मिली और पक्की नौकरियां मिली हैं। अब ये कब तक कायम रहती हैं ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। ये खुद अपनी नौकरियों के दुश्मन है, वो एक अलग बात है, क्योंकि पब्लिक तो अपना हाथ कटा चुकी। आपके ख्याल में ये नौकरियां कब तक बरकरार रहने की तवक्को है? भी मेरे से पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप ही से। देखें, जो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं और जिस तरह इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हुई और जिस तरह ये हलाकू खान बने हुए हैं अपोजिशन के लिए या दूसरों के लिए, और जिस तरह आवाम का इन्होंने जीना दूभर किया हुआ है। आपने अभी कहा कि पुराना पाकिस्तान ही इससे बेहतर था। आज ये पाकिस्तान का हर शख्स ये कह रहा है, जिन्होंने इन्हें वोट दिया है या जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, जिन्होंने इन्हें सेलेक्ट किया है या नहीं किया, हर शख्स ये कह रहा है कि पुराना पाकिस्तान बेहतर था। और ये नौकरियां जो इनकी हैं ये पक्की नहीं हैं। ये किसी की, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी पक्की नौकरी नहीं होती, उनकी उसी वक्त तक होती है जब तक उनकी ज़रूरत रहे। और आपने देखा है कि कितनी जल्दी जल्दी ओपनिंग बैट्समैन जो हैं इनके स्टेडियम से आउट हुए हैं, और जो मुशर्रफ के प्लेयर्स थे वो यहाँ पर आके हुकूमत कर रहे हैं और अपनी जो है शॉट्स खेल रहे हैं। जहाँ तक नौकरियों की बात है और दूसरी चीज़ों की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 15 माह के करीब इनको हो गए हुकूमत में आए हुए, अभी तक इन्होंने अपनी पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का बिल असेंबली में पेश नहीं किया। और इसके तो ये किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ, ये तो अगर इसी तरह ये चलते रहे तो जिस तरह आपके इकॉनमी एक्सपर्ट जो हैं वो बता रहे हैं कि ये लाखों नहीं बल्कि चंद सालों में ही ये करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर देंगे। और फिर पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क से नौकरियां लेने वाले इन्होंने कहा था आएंगे, मेरा ख्याल है वो सारे पाकिस्तानी नौकरियां लेने बाहर निकल जाएंगे। हुजूर वाला रमेश कुमार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नए पाकिस्तान में कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में नहीं हुई। जब दफ्तर ख़ारजा का नाम लिया जाता है तो ख़ुद ब खुद जहन में एक संजीदगी, एक मतानत, एक वक़ार जहन में आ जाता है। दफ्तर ख़ारजा से मुताल्लिक़ लोगों के बारे में भी यही सब हम ख्याल करते हैं कि वो भी संजीदगी और मतानत का पैकर होंगे। तो हुजूर वाला, दफ्तर ख़ारजा का कोई चैम्पियन, कोई ज़िम्मेदार, कोई ठेकेदार, कोई वाली वारिस है, या ये भी बिल्कुल यतीम खाने की तरह चल रहा है हिसाब किताब? हरीम शाह नामी एक बंदी, वो जा कर के वहाँ वीडियो बनाती है, वीडियो जारी हो जाती है, मुल्क में भौचाल आ जाता है और ख़ान साहब को कानो कान खबर नहीं होती। चलो ख़ान साहब तो मसरूफ़ आदमी हैं, ये शाह महमूद कुरैशी कौन सा गुरदासपुर का किला फतह करने गए हुए अपने घोड़े पे, जो उनको खबर नहीं हुई? कोई एक बयान तो जारी होना चाहिए था। 1 गार्ड, 2 माली, 3 चौकीदार, 2 खानसामों को नौकरी से निकाल देना या इंक्वायरी कमेटी बिठा करके फिर कौम को कमेटियों के चक्कर लगवाना, ये कौन सी बेहूदगी है? और दूसरा, अब तो एक लड़का भी आ गया मंजर आम पे, टिकटॉक बॉय जिसका नाम है अहमद,
हुजूर 100-200 रुपए में अगर ये काम मैं भी कर सकता हूं तो मुझे भी इजाजतनामा आज ऑन एयर मरम्मत फरमाइए। मैं समझता हूं कि केयरफुल होना चाहिए और इतने बड़े इदारे के अंदर सिक्योरिटी भी है, वहाँ पे मौजूद है, और जहाँ पे ये तस्वीरें आई है उधर हमारी मीटिंगें होती हैं, मैं उधर हमेशा वहाँ पे ही हम बैठते हैं। किस तरीके से वो वहाँ पे पहुँची है और किस तरीके से अगर किसी के पास मिलने गई थी तो फिर सिक्योरिटी ने कैसे उसको वहाँ पे अलाउ किया है, तो इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए वहाँ पे। क्योंकि पहले जो पंजाब में मैंने फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ भी उसकी ऐसी देखें, पॉलिटिकली बंदे किसी की ऑफिस में किसी के साथ कोई भी मिलने चला जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, वो इशू नहीं है, वो उन्होंने कोई तस्वीर निकाली, मगर इस तरीके से हंसी मजाक और इस तरीके से ये फॉरेन ऑफिस में तस्वीर जो है वो आ जाना, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है और इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी हो रही है और आपके सामने आ जाएगी। अगर इंक्वायरी नहीं होती है, बहुत संजीदा था, मैं आप यकीन माने, लेकिन जैसे ही आपने कहा ना कि इंक्वायरी हो रही है, मेरी हंसी निकल गई माजरत के साथ। वहाँ अर्श मोहल्ला पे हो रही है ये इंक्वायरी जिसकी खबर आपको पड़ गई है, जिन्नात या मतलब अमलियात के जरिए आपने ये पता करवा लिया। कौन है वो सूरमा जो कर रहा है ये इंक्वायरी? किसके खिलाफ हो रही है ये इंक्वायरी? किसके खिलाफ कौन कर रहा है ये तो बताइए। यहाँ तो सब ठिकाने लगे हैं। नूरुल आरफीन, ये मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से ये आपका क्वेश्चन बनता है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी नहीं हो रही है, रुकवाई गई है, तो आपको हम भी शाह महमूद साहब से पूछेंगे परसों मीटिंग में, और आप भी ये ज़रूर पूछें। और आपका ये सवाल बनता है कि कौन ऐसे आके और इस तरीके से तस्वीरें निकली और कैसे निकली। सर कम मैं से कम अगर डॉक्टर असद अशरफ के पास जाऊंगा, उसके बाद तो ब्रेक का वक्फा, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। असद अशरफ साहब, हुजूर वाला सर, हम क्यों छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं? मीडिया खुद इसमें बड़ा ग्लोरिफिकेशन में बड़ा अपना जिम्मेदार है। सर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। दिल तोड़ना तो वैसे भी गलत है, इस्लामी तालीमात भी इसकी इजाज़त नहीं देती। ये अलग बात कि दिल अगर हम जैसे किसी आलिम वाली का टूटे तो सब चलता है, लेकिन अगर हरीम शाह जैसी नाजुक अंदाम हसीना का अगर दिल टूट जाए तो हुकूमत भी अपने दिल पे हाथ रख करके और काडियों में जाके लेट जाती है। यहाँ दिल सिर्फ कीमती है तो महविश हयात का, जिसे शीरी मज़ारी टूटने देती है, ना फिर कोई मुल्क की एक आला शख्सियत धड़ाधड़ उन पर नवाजिशात हो रही हैं। और अगर जब हरीम शाह का जिक्र आए तो उनको आप चाहे पार्लियामेंट लॉजेस में नाइटी पहन करके जाने की इजाज़त दे देते हैं उनको। आप मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहूँ, सवाल यहीं रोक देता हूँ मैं। किसके पास नाइटी पहन के आई है? देखिए, ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है और आपने हंसना शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल आपने वजह बताया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के 4th फ्लोर में इंक्वायरी हो रही है और जो साहब कर रहे हैं वो इसी तरह के लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये उन्हें बुला के कहा कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो इन कामों से छोड़ दो। तो इंक्वायरी वहाँ पर वो कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इंक्वायरी कर रहे हैं। सबको बुला के उनका स्टेटमेंट लेंगे और फिर आपको पता है स्टेटमेंट जो है वो जो डॉक्टर तो रमेश कुमार, मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बताइए ये 4th फ्लोर पे कौन सी हस्ती मुतमक्किन है वज़ीर आज़म हाउस की, और फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। 4th फ्लोर पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, मेरे ख्याल में 25 रूम है। पॉलिटिकल बंदा तो मेरे ख्याल में 1-2-3 पॉलिटिकल लोग हैं और बकाया तो वो दुरानी साहब हैं, नईमुल्क साहब हैं और 2-3 और हैं, बाकी तो सारे ऑफिसेज हैं 4th फ्लोर पे। बस ठीक हो गया। तो अब लोग खुद ही अब टामाटोइयां मारते हैं, क्या जरूरत है नाम बताने की। चलिए दफा कीजिए नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और जनरल नॉलेज की मालूमात हैं जो अपने मेहमानों से हासिल करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा कुछ बात की लेते हैं आज़ादी मार्च की, जो पता नहीं हमें आज़ादी दिला पाएगा या नहीं और किससे दिलाएगा ये भी मालूम करना है। रमेश कुमार साहब, सर हुकूमती सफ़ों में जो बौखलाहट है
आज़ादी मार्च अभी शुरू हुआ है, लेकिन जिस किस्म की हिमाकत आमेज़ हरकतें उनका इर्तिकाब किया जा रहा है सर, काबिल मजम्मत है या नहीं? एक साबिक वज़ीर, एक मौजूदा सेनेटर, दूसरा एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं हरकारा कह लें, आप क्या कहेंगे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार, एक आदमी को आपने अफ़गानी बना दिया। मतलब इस तरह की हरकतें आपके ख़्याल में ये मुशर्रफ के दौर में भी कभी इनका इर्तिकाब किया गया होगा, या ये हिमाकतें महज इसी दौर की खुसूसियात समझी जाएं? नूरुल आरफीन, आपको पता है जब माजी में धरने हुए थे तो मैं उस वक्त नून लीग में था, मगर उस वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि धरनों की सियासत नहीं होनी चाहिए। आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि धरनों की सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी के भी धरने गलत थे, चाहे आज के भी धरने गलत है, और मुल्क की हालात को जितना हम कमज़ोर और जितना हम बैड इमेज पेश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर प्रोटेस्ट होता है, पढ़े लिखे मुआशरे में भी प्रोटेस्ट होता है, एक जगह पे आते हैं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, आपने जिस मंजिल पर मुझे पहुंचाया है, एक बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपसे शेयर करना है, एक बहुत रेलेवेंट चीज़ है। रमेश कुमार साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। असद अशरफ साहब, सर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। सलीम साफ़ी साहब का एक आर्टिकल है, प्लीज़ मौलाना प्लीज़, उससे कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वो वक्त था कि जब खुदकुश धमाकों का सिलसिला उरूज पर था और फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का आगाज़ किया था। लाखों IDPs घरों से बाहर थे। मुल्की हालात इस तरह के धरनों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। लेकिन बहरहाल खान साहब और कादरी साहब अपने लाओ लश्कर के साथ धरना देने इस्लामाबाद आ गए। चौधरी निसार अली खान से वादा किया गया था कि वो आपपारा से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर एक दिन अचानक डी चौक की तरफ चल पड़े। यहाँ उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। धरने की वजह से वज़ीरिस्तान ऑपरेशन और IDP से तवज्जो हट गई। चीनी सदर का CPEC के सिलसिले में दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ। इस्लामाबाद के ताजिरों का कारोबार तबाह हुआ। इस्लामाबाद में धरनों की फुटेजेस रोज़ाना भारतीय और मगरबी मीडिया में दिखाई जा रही थीं, जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करती रहीं। जी हुजूर, अब कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आवाम को डिटेल में पता चल जाए कि पिछले धरने कितने मुज़िर सेहत थे और इस दफ़ा कितना फ़ायदा में होने वाला। नूरुल आरफीन, सलीम साफ़ी का ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ख़ुद ये चीज़ें देखता था, मैं उस वक्त नून लीग में था। इस वजह से ही मैंने आपको अभी कहा कि मैं आज भी उस स्टैंड के ऊपर कायम हूँ कि माजी में जो धरना हुआ वो भी गलत था, जिस तरीके से हुआ, और आज जिस तरीके से हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। मगर माजी की एक अच्छी खूबी थी कि चौधरी निसार ने बहुत ही टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ उसको हैंडल किया। ये मैं आज भी, चाहे मैं PTI में हूँ, मगर चौधरी निसार को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने तरीके से उसको हैंडल किया। इस वक्त जिस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से, मैं समझता हूँ मुल्क की हालात को देखते हुए मुझे वो चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मुझे बेहतर नहीं लगती हैं। ये हमारे मुल्क के लिए जो है वो ख़राब है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसी सियासत, ऐसी एग्रेसिवनेस जो है वो नहीं हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस चीज़ का मैं हामी हूँ कि नहीं होना चाहिए हाफिज अब्दुल्ला के साथ या असद अशरफ साहब, हुजूर वाला। अगला सवाल मेरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब बताते हैं कंटेनर्स को माचिस की डिब्बी की तरह उठाकर फेंक देंगे, और मुल्क का सबसे बड़ा उर्दू रोज़नामा उसने ये शाया किया, तो मेरे कंधों में तो इल्ज़ाम आ ही नहीं सकता। मैं दोबारा सुनाता हूँ, कंटेनर्स को माचिस की डिब्बी की तरह उठाकर फेंक देंगे। सर, ये तो टार्जन की वापसी नामी कहानी मुझे लग रही है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान के लिए, किसी ज़ीरू के लिए ये मुमकिन है कि इतना भारी भरकम कंटेनर उठा के और वो माचिस की डिब्बी की तरह फेंक दे? और ज़िमनी सवाल कि जो कंटेनर ऑफ़र किया था फैसल जावेद भाई ने, वो तो उनको पाशा नामी एक आली मर्तबत शख्सियत ने दी थी, तो वो वापस नहीं किया गया होगा? आपके ख्याल में वो दोबारा ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात आपने ठीक की। जब इस तरह के मार्चेस होते हैं और धरने और आज़ादी और रैलीज़ होती हैं, तो उस पे इन चीज़ों का जो पार्टी उस वक़्त कर रही होती है वो इसका बंदोबस्त भी करती है। तो उन्होंने इसका ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि वो ये कहने में हक बजानिब होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसको हम माचिस की डिब्बी की तरह उठा के फेंक देंगे।
और जैसे रमेश कुमार डॉक्टर साहब ने अभी कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि इनकी देखिए अभी स्याही नहीं सूखी। जो 25 रुपए के स्टैम्प पेपर पे डिप्टी कमिश्नर और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जनरल सेक्रेटरी के दरमियान मुआहदा हुआ था कि उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब वो किस तरह उस मुआहदे की पाबंदी करेंगे और अमन रहने की और फ़लाँ ज़ोन में ना जाने की यकीन दहानियाँ जो कराई गई थी वो किस तरह इसको काबू करेंगे। आपने काफ़ी बात की है कि वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और दूसरी बातें की गई, तो क्या उस वक़्त इश्तियाल नहीं दिलवाया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ से में बिजली के बिल लेके जलाए गए थे और ये कहा गया था कि कोई टैक्स ना दें, कोई बिल जमा ना कराएं, और पीटीवी पे हमला हो गया था और दूसरी जगह पे हमला इन सब ने किया था, एसपी को मारा गया था। तो ये आज जो इन्होंने बोया है वही ये काटेंगे। और हमारी हुकूमत ने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी बुर्दबारी, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम किया था। हमें तजर्बा था कि इस तरह डील करना जो है किस तरह करते। ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये जो हैं बस अपने क्या कहते हैं वो कादरी साहब जो थे अपने फर्स्ट कज़न के साथ बैठ के यहाँ पर आ गए और उन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे हैं, उन्हीं की तरह जो है वो अपने जज्बात शो कर रहे हैं और उसी की तरह हमें इनसे रिएक्शन की तवक्को है जो कि हालात को उस नहज पे ले जाएंगे जो कि इनके ऊपर फिर ये अपनी हुकूमत जो है ख़ुद ही अपने जहाँ पे बैठे हुए हैं उसको उस तने को काट लेंगे, क्योंकि इनसे संभाला नहीं जाएगा। इनके बयानात देख लें, इनकी आप जो अफरा तफरी है इनके रैंक्स में वो देख लें, किसी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। अभी देखें ना, कल हाई कोर्ट ने जब इनसे पूछा मियां नवाज शरीफ की बेल में कि कौन ज़िम्मेदारी लेगा, तो किसी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। और यही हाल जो है इस धरने में भी होगा। जब वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान निकलेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को इसी तरह कह के पकड़ लेंगे कि इनका अफ़गानी कार्ड है। आपने वजह तौर पे कहा है कि एक शख्स पाकिस्तान के सेनेटर रह चुका हो, 6 साल वज़ीर रह चुका हुआ, उसका बच्चा किसी गवर्नमेंट इदारे में मुलाज़म हो, उसका बाप जो है रिटायर्ड मुलाज़म हो, और फिर उसको ये कहा जाए आज के वो एक गैर मुल्की, तो क्या फिर यहाँ मुल्की एहसानुल्लाह एहसान है उसको टीवी पे आप बुला के ये टॉक शो किया करेंगे? और जिस तरह पैमरा ने इस तरह पाबंदियाँ लगाई हैं, पहले सहाफ़ियों पे लगाई, अब आप लोगों पे ये लगा दी है कि एंकर पर्सन जो हैं वो किसी दूसरे एंकर पर्सन एज ए तजियाकार पॉलिटिकल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कौन आएंगे? यहाँ पर फिर सरकारी मुलाजिम आएंगे, दफाई तजियाकार आएंगे। ये इन लोगों की बदहवासियाँ हैं और यही बदहवासियाँ जो हैं इनको ले डूबेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह रहम करे परवरदिगार। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हुजूर वाला, ये आजकल लोगों को सॉरी, आजकल लोगों को किराए पे लेने की, उनको गोद लेने की बड़ी रस्म चल पड़ी है। एक मैं बावजूद नाम नहीं ले रहा, हालांकि मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन चलिए नाम नहीं लेता। मौसूफ फरमाते हैं फजलुर रहमान ने धरना दिया तो हम मिलाद मार्च करेंगे। मुल्क किसी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो किसी गिनती में नहीं हैं। ये वो नन्हे मुन्ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोग हैं जिनकी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शरई दाढ़ियाँ ज़रूर हैं, जिनके जुब्बे बज़ाहिर उलमा जैसे ज़रूर हैं, लेकिन मुल्क के जय्यद उलमाए कराम ने ये ऑलरेडी वज़ीर आज़म से मुलाकात या तो कर चुके हैं या मुलाकात से इनकार कर चुके हैं। ज़्यादातर ने इनकार किया था, इस पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो ये आपके ख्याल में ये 10 रुपये वाले दो जो मौलाना पकड़ करके और उनसे ये इस तरह की दिहाड़ियाँ लगवाई जा रही हैं, किसी को जिना कन्वेंशन सेंटर से कहा जा रहा है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, किसी को प्रेस रिलीज़ पर जो है वो उकसाया जा रहा है, सर ये कब तक होता रहेगा? ये रेंट अ कार सर्विस कब तक चलती रहेगी सियासत की? देखिए, माजी में जब ताहिरुल कादरी साहब आए थे तब सरदार यूसुफ ने भी ये इनिशिएटिव लिया था। आज अगर मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं तो नूर अल कादरी भी ये इनिशिएटिव ले रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क है मौलाना फजल रहमान में और ताहिरुल कादरी या खादिम रिजवी में। मौलाना फजल रहमान आर्मी के बाद एक मुंज़म उनकी अपनी एक तंजीम है, एक बहुत बड़ा पुराना सियासतदान है,
मैं समझता हूँ हमें डेमोक्रेसी के हवाले से उनको हक देना चाहिए, वो एहतजाज करें। वो पुराना सियासतदान है, हमें पेशेंस के साथ चलना चाहिए और हम जितना टॉलरेंस दिखाएंगे उनको मौका नहीं देंगे आगे खेलने का। अगर हमने एग्रेसिवनेस दिखाई तो उसको हम मौका देंगे खेलने का। अगर मौका हमने उनको खेलने का दिया तो नुकसान उनका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही असेंबली से बाहर हैं। जाएगा जो भी जाएगा वो हमारा जाएगा, हमारा नुकसान होगा। लिहाजा मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि गलत मशूरे जो है जो लोग दे रहे हैं या काउंटर में जिन लोगों सर, को इकट्ठा जनरल नॉलेज का एक सवाल है रमेश कुमार साहब, जनरल नॉलेज का एक सवाल है, नहीं हो सकते। आपकी खान साहब से महीने में औसतन मुलाकातें कितनी हो जाती होंगी और आखिरी मुलाकात कब हुई है? देखिए, मेरी मुलाकात का मसला नहीं है, मैं फ्रीक्वेंटली मिलता हूं, मेरी मोबाइल के ऊपर भी बातचीत होती रहती है। सर, ये जो माशाल्लाह जितनी आप दानिशमंदी की बातें कर रहे हैं, ये आपने वजीर आजम पाकिस्तान को बताई हैं? क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं? ऑफ कोर्स आपको पता है, मैंने तो लिख दी है। मेरा जो नहीं, मुझे आपका तो पता है, लेकिन मुझे वजीर आजम की सलाहियतों पर भी पूरा यकीन है। मेरा इसीलिए सवाल ये कि वजीर आजम क्या कहते हैं सामने से। तो वो आप नहीं, आप तो कहते हैं बताइए, मैं तो रिटर्न में चीज़ें देता हूँ। मियाँ साहब जो गलतियां करते हैं वो भी मैं रिटर्न में देता था, आज भी मैं रिटर्न में देता हूँ। सर, ये पीटीआई वाला आंसर हो गया। मैं पूछ रहा हूँ वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। ज़मीर को जगा कर चलता हूँ और मैं अपने ज़मीर के साथ, देखिए प्राइम मिनिस्टर लाजमी है, सवाबदीद उसका है, फैसला उसका है। मशूरे देने वाले जो है वो मेजॉरिटी, मशूरे जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं, पॉजिटिव जवाब मुझे मिल गया। एग्रेसिव वाले ज्यादा होते हैं, सबर वाले कम रमेश होते हैं। कुमार, डॉक्टर असद अशरफ, नाजरीन आप खूबसूरती देखिए मेरे फ़न की कि मैं दो दरमियान फंस गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे सुरखरू किया। प्रोग्राम भी हो गया, नाराज़ भी कोई नहीं हुआ, मेरा काम भी हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।